आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ तो तेलंगाना को 8,000 करोड़ की विकास योजनाओं का देंगे तोहफा। जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना में बुलाई सर्वदलीय बैठक। आंकड़ों पर होगी चर्चा, आर्थिक सर्वेक्षण पर भी मंथन। राजघाट के बाद आज जंतर मंतर पर केंद्र के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल। मनरेगा और आवास योजना निधि का पैसा रोकने का आरोप, बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। दिल्ली में 11 बजे कांग्रेस वॉर रूम में मंथन। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। मरने वालों में 12 नवजात बच्चे भी शामिल। दवाओं और स्टाफ की कमी से मौत का आरोप। राहुल प्रियंका ने सरकार को घेरा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर होगी सुनवाई। आईएसआईएस के नाम पर आईएसआई रच रहा देश के खिलाफ साजिश। मुंबई का चावड़ हाउस, अयोध्या के राम मंदिर समेत टारगेट पर प्रमुख मंदिर। पूछताछ के दौरान आतंकी शहनवाज का खुलासा। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने इलाके में घेराबंदी की। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। आज एथलेटिक्स में कई मेडल की उम्मीद। अब तक भारत ने जीते हैं कुल 60 पदक। तो हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे चुनावी खबरों के साथ। आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तकरीबन सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। दोपहर तकरीबन 3 बजे प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंचेंगे, जहां पर बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे अहम सेक्टर्स की लगभग 8,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 11 बजे मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ करेंगे। सीएम सुभाष नगर से मेट्रो की जाएगी कमलापति मेट्रो स्टेशन। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चुनाव से पहले स्वीकार ली हार। संविधान और देश की जनता के लिए कांग्रेस की लड़ाई रहेगी जारी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर करेगी मंथन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का हिंदू का तेलंगाना के नाम पल्ली में असद हिंदू समाज के लोगों से मिले ओवैसी। गले में डाला भगवा गमछा, मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत। मध्य प्रदेश की चुनावी समर में आम आदमी पार्टी ने भी लगाया जोर। विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 29 उम्मीदवार के नाम किए गए घोषित। अब तक घोषित हो चुके हैं आपके 39 उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। आपने 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इससे पहले 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। भोपाल में 8 बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे प्रहलाद पटेल। विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ने से उत्साहित है केंद्रीय मंत्री। पार्टी ने नरसिंहपुर से दिया है टिकट। मध्य प्रदेश के देवास में सोनकच्छ में जन आक्रोश यात्रा में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। कहा, 75 साल में पहली बार खेत और खलिहान पर लगा टैक्स। बीजेपी की नीतियों को भली भांति जान चुकी है जनता। राजस्थान के दौसा में महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा प्रत्याशियों को रिझाने में जुटे हैं। विधायक ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के जूते पॉलिश किए। खुद को जनता का सेवक बताया। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा। राजस्थान में सरकार बदलने की ट्रेंड को खत्म करेगी कांग्रेस। फिर से राजस्थान में आएगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी की नीतियों से जनता है परेशान। राजस्थान के जोधपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो लड़ूंगा चुनाव। पार्टी जो तय करेगी वो करूंगा। वसुंधरा राजे को बताया अपना नेता। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर सपा सांसद बर्क ने किया पलटवार। कहा, उन्हें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं। मुसलमान को उनकी जरूरत नहीं। मुस्लिम का वोट किसी से कम नहीं। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में बिहार में जाति सर्वे से मचे सियासी घमासान से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। जाति गणना के आंकड़ों पर चर्चा होगी। बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बना। राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी वर्ग की आबादी करीब 83%। बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310। बिहार में सवर्ण वर्ग की आबादी करीब 15.5%। यादव की आबादी 14% के करीब। आबादी में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%। जातीय गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार बोले, इसी आधार पर सभी वर्गों के विकास के लिए काम होगा। बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगी। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होते ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उठाई हिस्सेदारी की मांग। कहा, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी।
जातीय आंकड़ों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, बिहार में ओबीसी, एससी और एसटी 84% है, लेकिन केंद्र में 90 सचिवों में सिर्फ 3 है ओबीसी। जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होते ही मची क्रेडिट की खोज। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जातीय जनगणना को बताया जेडीयू बीजेपी वाली सरकार की उपलब्धि। कहा, आरजेडी और कांग्रेस का कोई योगदान नहीं। जातीय जनगणना पर गिरिराज सिंह का नीतीश और लालू पर हमला। कहा, रिपोर्ट के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, करीब 85% पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोग हैं। विशेष योजनाएं लाकर करेंगे सेवा, जनता को मिलेगा इसका पूरा फायदा। जातीय आंकड़ों को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। बोले, जाति और धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा, विपक्ष की सरकार आती है, पूरे देश में कराई जाएगी जाति जनगणना। कांग्रेस पार्टी नहीं करते फायदे नुकसान की राजनीति। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। बोले, नीतीश सरकार को मैंने ही कहा था, सर्वे जारी करने के बाद विकास के एजेंडे पर चलती है भाजपा। बिहार में जातीय आंकड़ों पर ओम प्रकाश राजभर बोले, हमेशा अति पिछड़ों के साथ हुआ धोखा, आंकड़ों से सहमत नहीं है राजभर। यूपी सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद बोले, जातिगत जनगणना का समर्थन, मगर पहले ये बताया कि बिहार में निषाद की मौजूदा स्थिति क्या है। जातीय जनगणना पर अनुप्रिया पटेल बोली, अपना दल ने हमेशा की जातीय जनगणना की वकालत, बताया वक्त की जरूरत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, बिहार की पूरी रिपोर्ट आने के बाद करेंगे कमेंट, अभी नहीं देखी पूरी रिपोर्ट। आरजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बोले, जातीय सर्वे का डाटा सार्वजनिक करना स्वागत करने वाला कदम, अति पिछड़ा समाज के लिए योजना बने। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार सरकार को दी बधाई। सरकार आने पर एमपी में भी जातीय जनगणना कराने का वादा किया है। बिहार में आंकड़े जारी होने के बाद विपक्षी दलों ने तेज की मांग। आम आदमी पार्टी के नेता ने देश भर में जातीय गणना कराने की मांग की है। आप नेता संजय सिंह बोले, ये पूरे देश का विषय है। और चलिए अब राजनीति की खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज में। आज दिल्ली में टीएमसी का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी टीएमसी। मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाये की मांग। बंगाल से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं टीएससी समर्थक। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का पीएम मोदी पर तंज। कहा, पीएम 56 इंच की बात करते हैं, उनके बर्ताव से पता चल रहा है बीजेपी डरी। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर लगाया तानाशाही का आरोप। ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग से की। कहा, ममता बनर्जी बंगाल में सिर्फ अराजकता फैलाने का कर रही काम। टीएमसी के प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान। टीएमसी सिर्फ राजनीति कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेवजह केंद्र सरकार पर लगा रही है फंडिंग न देने का आरोप। टीएमसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। कहा, कोयला घोटाला, शारदा घोटाला टीएमसी की सरकार में हुए। पीएम आवास योजना का लाभ अपात्र लोगों को दिया। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान। पश्चिमी यूपी के लोग नया राज्य चाहते हैं, ज्यादातर पश्चिमी यूपी से आता है रेवेन्यू। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अलग राज्य वाली मांग पर संगीत सोम का बड़ा बयान। कहा, पश्चिमी यूपी बना तो बन जाएगा मिनी पाकिस्तान, दिल्ली में शामिल करें वेस्ट यूपी। मुंबई में दशहरा रैली को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने। दोनों ने बीएमसी में रैली के लिए आवेदन किया। दोनों गुटों का रैली कराने का दावा। दशहरा रैली पर शिवसेना उद्धव के राज्यसभा सांसद संजय राउत का दावा। 24 अक्टूबर को शिवसेना उद्धव ही कराएगी दशहरा रैली। उद्धव ठाकरे ही असली शिवसेना है। सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कहा, आम आदमी पार्टी किसी पार्टी की नहीं बल्कि नशे के खिलाफ। सभी पार्टियां नशे के खिलाफ दे साथ। पंजाब के पटियाला में केजरीवाल का बयान। दिल्ली के साथ पंजाब में शुरू हुई स्वास्थ्य क्रांति। पंजाब के सभी अस्पतालों में होगी ओटी और आईसीयू की सुविधा। पंजाब के अमृतसर में राहुल गांधी का दिखा नया रूप। स्वर्ण मंदिर में अरदास के लिए पहुंचे राहुल गांधी। स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने सेवा कार्य में हिस्सा लिया। बिहार के दरभंगा में धरना स्थल पर बीजेपी का टूटा मंच। बाल बाल बच्चे दरभंगा और मधुबनी के बीजेपी सांसद विधायक। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना की। विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रशंसा की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीपीगंज में कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी के गोरखपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, मुक्ति की बात सिर्फ सनातन धर्म में ही मिलेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जीआई महोत्सव में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, पिछले 8 से 9 वर्षों में देश की संस्कृति में बदलाव आया है। पीएम मोदी की वजह से भारत के उत्पादों को नई पहचान मिली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में
विधायक विक्रम मंडावी सड़क दुर्घटना में घायल हुए। कांग्रेस की भरोसा यात्रा में बाइक से हादसा हुआ, गिरने से पैर और कंधे में चोटें आई। और 9 सेकंड न्यूज में अब महाराष्ट्र के नांदेड़ से जुड़ी बड़ी खबर की बात करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 24 घंटे के भीतर 12 नवजात समेत 24 मरीजों की मौत। शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल का मामला, दवाओं की कमी के चलते मरीजों की मौत की आशंका। घटना को लेकर शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल की सीएमएस ने दी सफाई। अस्पताल में नहीं थी दवाओं की कमी, भर्ती के समय मरीजों की स्थिति पहले से चिंताजनक है। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स के बयानों में विरोधाभास। 24 मौत पर अस्पताल के डॉक्टर का बयान, कर्मचारियों की ट्रांसफर और दवाइयों का स्टॉक नहीं होने से अस्पताल के सामने बड़ी परेशानी। नांदेड़ की घटना पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। पोस्ट पर लिखा, प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है बीजेपी सरकार, दवाइयों और व्यवस्था के लिए पैसे नहीं। 24 मरीजों की मौत पर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, मामले की होनी चाहिए जांच, अस्पताल में स्टाफ की कमी जिससे मरीजों को हो रही परेशानी। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक बालाजी कल्याणकार का बयान, घटना के फौरन बाद किया सीएम से संपर्क, जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई, नहीं बख्शे जाएंगे मरीजों के गुनहगार। और अब 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, पिछले कई घंटे से जारी है एनकाउंटर। सुरक्षा बलों को मिली कालाकोट के जंगल में संदिग्ध गतिविधि की सूचना। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी की, 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। श्रीनगर में अज्ञात बंदूकधारी ने की नगर निगम पार्षद पर फायरिंग, पार्षद पर उनके घर के बाहर चलाई गई गोली, बाल बाल बचे पार्षद। 9 सेकंड न्यूज में अब बात उन खबरों की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। राम सेतु के दर्शन आसान करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम की संस्था ने दायर की है याचिका, सेतु की दोनों तरफ दीवार खड़ी करने की मांग। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की जगह जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर की मांग। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डेवलपमेंट घोटाले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग। उच्च न्यायालय ने कथित कौशल विकास निगम घोटाले के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। और चलिए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे 9 सेकंड न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा, गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गोलीकांड में गई थी 7 लोगों की जान। कर्नाटक के शिवमोगा में पथराव, 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले, उपद्रवियों पर होगा सख्त एक्शन। यूपी के बुलंदशहर में पकड़ा गया फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, गिरोह के बाकी लोगों की भी तलाश। उत्तर प्रदेश के एटा में गौकशी के खिलाफ अभियान, ड्रोन के जरिए पुलिस कर रही निगरानी। गौकशी की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा ऑपरेशन जारी। बिहार के गोपालगंज में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, पटाखा बनाने के दौरान हुआ धमाका, एक महिला हुई जख्मी, आसपास कई मकानों को नुकसान। मुंबई में बस में लगी आग, वक्त रहते बस से सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेल ट्रैक पर साजिश, ट्रैक पर रखे पत्थर और लोहे की कीलें, ड्राइवर की सूझबूझ के चलते टला हादसा। केदारनाथ धाम में फिर से उमड़ने लगी तीर्थयात्रियों की भीड़, दर्शनों के लिए उमड़ रहा भक्तों का हुजूम। बारिश का सीजन खत्म होते ही बड़े श्रद्धालु केदारनाथ धाम में अब हर दिन पहुंच रहे हैं करीब 18,000 तीर्थयात्री। बरसात के सीजन में काफी घट गई थी संख्या, अब तक 14.5 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ। गुप्त काशी से केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, केदारनाथ में खराब मौसम और धुंध के कारण कराई गई लैंडिंग, सभी 5 यात्री सुरक्षित। यूपी के प्रयागराज में डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का प्रदर्शन, सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग, 1,26,000 पदों पर भर्ती की मांग। पुंछ के शाह सितार हिल्स में साहित्यिक उत्सव का आयोजन, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे क्राइम से जुड़ी कुछ खबरों। यूपी के हमीरपुर में महिला पर पति की हत्या का आरोप, हत्या के बाद घर के अंदर दफनाया गया शव, 2 साल पहले की थी हत्या। बिहार के हाजीपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने ध्वस्त की शराब की भट्टियां, कार्रवाई के विरोध में प्रशासन की टीम पर हमला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, हिंसा के आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जी। मुजफ्फरपुर में सीनियर डॉक्टर पर लगा इंटर्न डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया, सदर अस्पताल का मामला।
जालंधर में बस्ते के अंदर मिले 3 बच्चियों के शव। पिता पर हत्याकारों आर्थिक तंगी के चलते ली बच्चियों की जान। लखनऊ में सुशीला देवी की हत्याकांड का खुलासा, पैसों के विवाद में की थी हत्या, ईंट से कुचलकर ली थी जान। पंजाब के तरन तारण से बड़ी खबर है, बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। आपको बता दें कि 2.5 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की है। पुलिस और बीएसएफ सर्च ऑपरेशन कर रही है। कलसियां खुर्द इलाके में ड्रोन बरामद हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। इसी के साथ साथ हेरोइन भी जब्त की है। 2.5 किलो हेरोइन को भी पुलिस ने जब्त किया है। सर्च ऑपरेशन किया गया, उसके बाद ये कामयाबी मिली है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और बीएसएफ सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुलिस और बीएसएफ का ये लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। कलसियां खुर्द इलाके में ड्रोन एक बरामद हुआ है और अब लगातार बताया जा रहा है कि इस ड्रोन के अंदर से कुछ चीजें भी बरामद की गई हैं। पंजाब के तरन तारण से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ड्रोन बरामद हुआ है उसकी तस्वीर। बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया। तो लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं और पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए पुलिस के हाथ में ये वही ड्रोन है जिसे बरामद किया है। पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान ये ड्रोन मिला है और इसी के साथ साथ 2.5 किलोग्राम जो ड्रग्स है, जो हेरोइन है, वो भी बरामद की गई है। कलसियां खुर्द इलाके में ये ड्रोन बरामद हुआ है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर आ रही है। नांदेड़ में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत से हड़कंप मचा था। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 नवजात बच्चे शामिल हैं। दवाओं और स्टाफ की कमी से मौत की यहां पर आशंका जताई जा रही है। अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। तो नांदेड़ का यह मामला, जहां पर 24 घंटे में 24 लोगों की मौत और बताया जा रहा है कि दवाओं की कमी की वजह से ये मौतें हुई। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। आपको बताएं कि मरने वालों में 12 नवजात बच्चे शामिल थे। बड़ा आंकड़ा मौत का, दवाओं और स्टाफ की कमी से यहां पर मौत का दावा किया जा रहा है। नांदेड़ के डॉक्टर शंकरराव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज में 24 घंटों में 24 मरीजों के मौत का मामला सामने आया है। इसमें महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है कि ये 24 मौतों में 12 नवजात बालकों का भी समावेश है। ये इस मौत का कारण यहाँ के अधिष्ठाता इन्होंने बताया कि आयन वक्त पर जो सीरियस मरीज है उन्हें यहाँ लाया गया था और उन्हीं की इस 24 मरीजों में वही है। उनके डेथ का कारण यहाँ के औषधों की पूर्तता न होने के कारण नहीं है, यहाँ के डॉक्टर न होने के कारण नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर आने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के नेता अशोक चौहान, इन्होंने यहाँ की कमियों पे उंगली रखी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कमी है, यहाँ के डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर ये स्टाफ की कमी है, कुछ यंत्र सामग्री यहाँ पर बंद गिरी हुई है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात दूसरी ये है कि जो जिला नियोजन समिति की ओर से जो निधि दिया गया था, वो निधि भी तांत्रिक मान्यता में अटका हुआ है। इसीलिए यहाँ पर दवाइयों की कमी है और इधर जो यंत्र सामग्री है उसकी भी कमी है। लेकिन जो डीन है उन्होंने बताया है कि ये 24 जो मरीज थे वो इमरजेंसी वक्त पर यहाँ पर लाए गए थे। उसी के वजह से उनको जो किसी को हार्ट की डिसीज था, किसी को एक्सीडेंट हुआ था। 12 जो नवजात बालक थे वो भी क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ लाए गए थे, इसीलिए उनकी मौत हुई है। ऐसी जानकारी डीन ने दी है। लेकिन यहाँ पर कई सारी जो भी दवाइयाँ है, डॉक्टरों की कमी है, ये मान्य करना पड़ेगा और इस पे सरकार आप क्या भूमिका लेगी ये भी देखना पड़ेगा। आज छत्रपति संभाजी नगर की जांच समिति यहाँ आने वाली है। 3 डॉक्टरों की जांच समिति है, वो भी ये मेडिकल कॉलेज में आके जो भी मौत हुई है उनके कारण देखेंगे और इसके बाद में जो भी मामला सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पंकज क्षीरसागर, एबीपी न्यूज, नांदेड़। सीमा पार बैठे आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने ऐसी साजिश रची थी जिसका खुलासा होने पर हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्तारी में खड़े वो संदिग्ध आतंकी है जिन्हें यूपी और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। जिन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम शहनवाज आलम, मोहम्मद अरशद वारसी और रिजवान है।
देश को दहलाने और बड़ी आतंकी साजिशों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे ISIS मॉड्यूल के 3 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल की पूछताछ में IS मॉड्यूल है। गिरफ्तार आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में शहनवाज ने बताया है कि उसने मुंबई, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद में बड़े नेताओं के रूट की रेकी की थी ताकि IED से ब्लास्ट करके उनकी हत्या की जा सके। देश के कुछ मंदिर और बड़े स्थान भी इन आतंकियों के निशाने पर थे। मुंबई के मरीन ड्राइव का चाबड़ हाउस और अयोध्या का राम मंदिर भी इनके निशाने पर था। इतना ही नहीं, देश के कुछ बड़े नेताओं को भी टारगेट करने का मिशन इन्हें मिला था। आतंकियों ने पुणे के पास के वेस्टर्न घाट की रेकी भी की थी। आतंकी 26/11 से भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। आप देख सकते हैं इन तीनों को पुलिस ने अब 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है। इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और कई ऐसे लिटरेचर बरामद किए हैं जिससे ये बॉम्ब बनाने की जो पूरी साजिश है वो रच रहे थे। स्पेशल सेल की पूछताछ में आतंकियों ने यह भी खुलासा किया है कि वो किसके आदेश पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले थे। इन आतंकियों का हैंडलर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा आतंकी फरहतुल्ला गौरी है। भारत से फरार होने के बाद पाकिस्तान में बैठा फरहतुल्ला ही ISIS के नाम पर भारत में नौजवानों को ऑनलाइन जिहाद के लिए तैयार कर रहा है। फरहतुल्ला गौरी वही आतंकी है जो गुजरात में साल 2022 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में शामिल था। दिल्ली के हजारीबाग का रहने वाला शाहनवाज माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके चलते शाहनवाज को ब्लास्ट की नॉलेज है। वहीं झारखंड के रहने वाले अरशद वारसी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जबकि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला मोहम्मद रिजवान मौलाना है और कंप्यूटर साइंस से BTech कर चुका है। मोहम्मद शाहनवाज उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। पुणे पुलिस ने ISIS के मॉड्यूल का इसी साल खुलासा किया था। इसमें पुलिस ने 2 लोगों को बाइक चोरी करते हुए पकड़ा था। इसमें शाहनवाज भी शामिल था जो कि भाग गया था। पहले पुणे पुलिस को लगा दोनों पकड़े गए संदिग्ध बाइक चोर है, लेकिन पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये तो चोर नहीं, ISIS के आतंकी है और स्लीपर सेल मॉड्यूल का हिस्सा है। काफ़ी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने राब्ता बना रखा था और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार आतंकियों के पास से पिस्तौल, कारतूस और बम बनाने के अलग अलग लिटरेचर बरामद किए हैं। इन्हें बॉर्डर पर बैठे उनके हैंडलर्स ने भेजे थे। सोशल मीडिया पर 2 अक्टूबर की तारीख से जुड़ी रील वायरल हो रही है और ये रील अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को लेकर वायरल किया जा रहा है। दृश्यम वो फिल्म जिसमें जो हुआ नहीं उसे साबित कर दिया जाता है। दृश्यम जैसी असली कहानी देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई है। दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल मोनिका की हत्या कर दी और 2 साल तक मोनिका को जिंदा साबित करता रहा। ये विजय सालगांवकर ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया। उसने पक्का बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। ये विजय सालगांवकर ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया। उसने पक्का बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर जो घटना होती है वो पूरे देश का दिल झकझोर करके रख देती है। मारा कैसे तुमने? कैसे मारा? अरे सुरेंद्र बताओ ना। जो दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। यहाँ से यहीं इसी जगह से इसी स्पॉट से जो है नर कंकाल जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम को जो है वो बरामद हुए। आज हम आपको एक कातिल सिपाही की वो खौफनाक कहानी दिखाने जा रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी कोसों दूर है। 2 साल पुरानी एक मर्डर मिस्ट्री जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिसे 2 साल पहले बेरहमी से मार दिया गया हो, लेकिन उसके परिवार के सामने उसे 2 साल तक जिंदा साबित किया जाता रहा। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी।
10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है? कौन है उसके? कहाँ पे आप उससे कैसे जानते हो कि? मैं इसका दोस्त था, हम दोनों ने शादी कर ली है। दिल्ली के बुराड़ी में जंगल के पास इस तालाब में जिसे 2 साल पहले मारकर फेंक दिया गया था, उसकी मौत के बाद भी उसे देश के अलग अलग राज्यों में बिल्कुल सही सलामत मौजूद बताने की साजिश रची जाती रही। जहाँ से उसको कॉल कराता था वहाँ पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है इसके बेचारी के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहाँ ड्रॉप कर देता था। कहाँ पे था तो बोले जी एक लड़की आई थी और एक आदमी था और उनके कागज़ ये छूटे थे, तो देखते तो ये तो उसी के कागज़ है, जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल। इसने अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की थी। और ऐसी ही प्लानिंग के दम पर दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा दिल्ली पुलिस और मोनिका यादव के परिवार की आंख में धूल झोंकता रहा। – 2021 में मिसिंग हुई, सितंबर 2021 में मिसिंग हुई, और उसके बाद लगभग 2 साल तक जो अक्यूज था इसमें सुरेंद्र सिंह राणा, जो दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। फैमिली के साथ घूमता रहा, फैमिली मेंबर बन के उनके साथ घूमता रहा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल रही मोनिका यादव है, जो बेहद होशियार थी, जो आईएएस अफसर बनना चाहती थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन फिर मोनिका यादव की जिंदगी में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा ने एंट्री ली। आंखों में आईएएस अफसर का सपना लिए मोनिका को भनक तक नहीं थी कि सुरेंद्र सिंह राणा कितना बड़ा हैवान साबित हो सकता है। वो साल 2014 था जब मोनिका यादव ने बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। उस वक्त मोनिका की उम्र सिर्फ 24 साल थी। एक कांस्टेबल के लिहाज से मोनिका का प्रोफाइल बेहद शानदार था। मोनिका के पास मास्टर्स की डिग्री थी। मोनिका बीएड कर चुकी थी और उसकी जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी क्लियर थी। लेकिन मोनिका के सपने बड़े थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली मोनिका यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस अफसर बनना चाहती थी। 2018 में यानी नौकरी के करीब 4 साल बाद मोनिका यादव की मुलाकात दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा से हुई। दोनों की ड्यूटी पुलिस कंट्रोल रूम में लगी हुई थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। दोनों की जान पहचान के करीब 2 साल बीत चुके थे। और फिर साल 2020 में मोनिका यादव ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली। मोनिका ने दिल्ली पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मोनिका दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहने लगी। यहाँ रहकर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। राणा उसकी मदद करने लगा। राणा उसके परिवार वालों से भी मिला। दोनों के बीच रिश्ता दोस्ती और मदद का था। पीसीआर में रही 4-5 साल तक। पीसीआर में ये भी था। फिर 2019 से 20 में उसने रिजाइन दिया क्योंकि उसका यूपी में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया था और साथ ही वो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही थी। तो मुखर्जी नगर में पीजी में रूम लेके रहती थी और वहाँ पे ये जाता था, पीजी से उसको बाहर बुला लेता था, बात करता था। वो उसको डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर। ये उसको बेटा करके बोलता था। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा का मन बदलने लगा। सुरेंद्र को लगा कि लड़की का भविष्य अच्छा है, वो पढ़ने में तेज है। सुरेंद्र सिंह राणा ने मोनिका यादव से शादी का ख्वाब पाल लिया, वो भी तब जब सुरेंद्र पहले से ही शादीशुदा था। सुरेंद्र के बदले हुए बर्ताव से मोनिका परेशान रहने लगी। उसने अपने परिवार को सब कुछ बता देने की धमकी दी थी। सुरेंद्र को लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी और फिर उसने मोनिका की हत्या की
साजिश रची। वो तारीख थी 8 सितंबर 2021। सुरेंद्र राणा ने मोनिका को किसी बहाने अलीपुर में अपने गांव ले जाने के लिए तैयार कर लिया था। राणा मोनिका को बुराड़ी पुश्ता के इस इलाके में ले गया जहां जंगल है और इस तरह के गंदे तालाब मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा ने मोनिका की गला दबाकर पहले उसकी हत्या की और फिर लाश को इसी नाले में फेंक दिया। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी नाले की, उसी जगह की, उसी स्पॉट की जहां पर इस कानून के भक्षक ने, सुरेंद्र सिंह राणा ने महिला कांस्टेबल मोनिका यादव के शव को जो है वो इसी जगह पर जो है वो छुपा दिया। जो है क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहां पर आई और यहां से जो महिला कांस्टेबल का शव जो है वो इसी नाले के अंदर से जो है वो निकाला। मोनिका की मौत के इतने राज थे कि पूरी किताब लिख दी जाए। आरोपी ने मोनिका की मौत का राज छिपाने के लिए ऐसा प्लान बनाया मानो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। और इसके बाद कातिल कांस्टेबल ने मोनिका की मौत का राज छिपाने के लिए ऐसा प्लान बनाया मानो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। ये विजय सालगांवकर ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया। उसने पक्का बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। मोनिका के गायब होने के करीब 1.25 महीने बाद 20 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में मोनिका के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। मोनिका का कोई सुराग नहीं मिल रहा था क्योंकि सुरेंद्र राणा लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। गुमराह कैसे कर रहा था वो समझिए। अपनी प्लानिंग में सुरेंद्र ने अपने साले राविंद को शामिल किया। सुरेंद्र का साला रविंद्र किसी कॉल गर्ल को एक शहर से लेकर दूसरे शहर जाता था और फिर वहां से मोनिका के परिवार को फोन करता था। दरअसल सुरेंद्र ने अपने साले के जरिए ये कहानी बुनी थी कि मोनिका ने भागकर किसी और से शादी कर ली है। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। कौन है उसके? कहाँ पे आप उससे कैसे जानते हो भी? मैं इसका दोस्त था, हम दोनों ने शादी कर ली है। चलो ये नंबर अपना चालू रखना, अगर मुझे होगा तो मैं बात कर लूंगा बस तुमसे ही। भैया मेरे पास फोन नहीं है, ये नंबर भी मैंने किसी और का लिया है, ठीक है। मैं अपने आप कांटेक्ट कर लूँगा, मेरे पास आपके नंबर हैं, ठीक है। ठीक है चलो। ठीक है जी। सुरेंद्र राणा कितना शातिर था और उसे कानून का जरा सा भी खौफ नहीं था। मोनिका की हत्या के बाद वो उसके परिवार के साथ थाने जाकर कहता था कि ठीक से मामले की जांच करो। सुरेंद्र का साला कभी पंजाब तो कभी हिमाचल प्रदेश के होटलों में कॉल गर्ल के साथ भटकता और वहां मोनिका के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके रूम बुक करता, जिससे ये लगता रहा कि मोनिका जिंदा है। राविन तो इसका ही साला है, सुरेंद्र का। फिर राविन ने कहा कि मैं तो इसलिए कर रहा था कि मेरे को इसने कहा कि मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा और अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को एक रिटन स्क्रिप्ट देता था हर बार कि कागज़ पे तुमको केवल इतना बोलना है कि हम ठीक हैं, इससे आगे कुछ मत पूछिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। बीच बीच में परिवार को उसके सही सलामत होने का दिलासा देने वाली रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाती थी। हेलो, बोलो आप। अरे क्या आ रही है तुम? ये क्या तरीका यार? कहाँ हो तुम? और ये क्या मैसेज छोड़ा है? अपने घर बात कर लो, इतने दिनों बाद कॉल किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, सबको इतनी टेंशन हो रही, गुस्से में सब। अरे मम्मी गुस्सा करेंगी यार? नहीं दिमाग खराब कर देंगी, चिल्लाएंगी मम्मी, फिर आने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी। तुम तो अपने 2-2 महीने में कॉल कर रहे हो, उनसे बात कर लो एक बार।
मम्मी को वैसे दुनिया की पड़ी रहती है और दुनिया ये कह देगी, दुनिया वो कह देगी। कोई कुछ ना कहे बेटा, तुम उनसे एक बार बात कर लो अपनी मम्मी से, टेंशन कर रही है वो बहुत ज्यादा। मेरे को गुस्सा आता है।